अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुँचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। हमारा आज का मौजू ख़ास तौर पर मौसम गर्मा से जुड़ा है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई नए मसाइल लेकर आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक मसला जिसे हम अमूमन तौर पर नज़रअंदाज करते हैं वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है और जिस्म का कूलिंग मैकेनिज़्म यानी पसीना आना बंद हो जाता है। हीट स्ट्रोक ज़्यादातर उन लोगों को मुतासिर करता है जो ज़्यादा देर तक धूप में काम करते हैं या जिन्हें पानी की कमी का सामना होता है। तो आइए नाज़रीन, आज के शो में जानते हैं कि हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर शर्जील हुसैन को। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट इन लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री एंड दारुल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि हीट स्ट्रोक है क्या? देखें, हीट स्ट्रोक से पहले तो हीट एग्जॉशन आता है और इसका बेसिक मैकेनिज़्म अगर आप समझें तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म काम कैसे करता है। बेसिकली इंसानी जिस्म या ह्यूमन बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट पे। अगर आप किसी ठंडी जगह पे होंगे तो इसका काम यह है कि उस ठंडक का असर ख़त्म करके आपका जिस्म मेंटेन करे। और अगर आप किसी गर्म जगह पे होंगे तो ये चाहेगा कि आप उस गर्मी का असर न लिए बगैर अपना टेम्परेचर मेंटेन करें। तो जब किसी वजह से ये मैकेनिज़्म फेल होना शुरू हो जाए तो ये हीट एग्जॉशन है। और अगर ये सिस्टम फेल हो जाए, मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो ये हीट स्ट्रोक है। अच्छा। तो अगर आप मुसलसल गर्म जगह पे खड़े हैं या एक्सपोज्ड हैं या धूप में हैं तो पहले तो आप एग्जॉस्ट होंगे। और अगर एग्जॉशन पर भी अगर आपने कोई तदारुक नहीं करा, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए, तो अगला स्टेप फिर हीट एग्जॉशन का होगा। तो इसकी सिम्टम्स या जो इसकी अलामात हैं वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हीट एग्जॉशन में क्या पहले सिम्टम्स आएंगे कि बंदा अलर्ट हो जाए? देखिए, हीट एग्जॉशन में आपको थकावट महसूस होगी, सर में दर्द होगा, कै मतली जैसा महसूस होगा, नोजिया वॉमिटिंग जैसा महसूस होगा, शदीद पसीने आएंगे। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है बॉडी के बॉडी अपना मैकेनिज़्म जो है वो पूरी कोशिश से चला रही है कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अब ये वो टाइम है कि अगर आप किसी सायेदार जगह पे चले जाते हैं, आप फौरी तौर पे रिप्लेनिश करते हैं, यानी पानी पीते हैं, ORS पीते हैं, निमकोल लेते हैं, तो आप हीट एग्जॉशन तक ही रुक जाएंगे और फिर रिकवरी पीरियड शुरू हो जाएगा बॉडी का। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस पीरियड को नहीं रोक सके तो फिर हीट एग्जॉशन जो है वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होगा। अब हीट स्ट्रोक जो है अगर इसी को कंटिन्यू करें तो वहाँ पे चूंकि मैकेनिज़्म फेल हो गया तब आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। अब बेहोशी नींद बेहोशी की अलामातें शुरू हो जाएंगी और आज़ा की ख़राबी का अमल जो अंदरूनी है वो शुरू हो जाएगा। पेशाब रुकने का अमल, खैर उसको टाइम लगता है, पता फ़ौरन तो नहीं लगता। या बहुत ही गहरा पेशाब आना शुरू हो जाएगा, आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। मुकम्मल बेहोशी, पार्शल बेहोशी, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। मतलब उस सूरत में आप अपनी मदद करने के लायक नहीं होते, किसी दूसरे इंसान को या किसी मेडिकल एड के बंदे को जो है ना वो आपकी मदद करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि भाई इतनी देर हीट एग्जॉस्शन चलेगा, यानी 1 से 2 घंटा बॉडी स्टेबल रह सकती है, उसके बाद हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होगा, या? देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मतलब इसमें एज फैक्टर है, इसमें जेंडर आता है, इसमें आपकी काम करने की ताकत होती है। अगर आप देखें तो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हमेशा नाजुक होते हैं। छोटे बच्चे या 55 या 65 से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हजरात हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। ये रिपोर्ट ज़्यादा मेल्स में हुआ है। अच्छा। मे बी इसकी वजह कि मेल्स चूँकि बाहर ज़्यादा जाते हैं, शायद इस वजह से हो। कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कुछ इलाकों में कम है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा है, जहाँ पे हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा है। शदीद सहराई इलाकों के अंदर ज़्यादा है, जो ठंडे इलाके ऑब्वियसली वहाँ पे रिपोर्ट इसकी कम हो जाती है। दूसरी जानिब बर्दाश्त पे होता है, जैसे यूरोपियंस यूजुअली ठंडे उसका मज़ा रखते हैं, लेकिन वहाँ पे 34-35 डिग्री पे भी हीट स्ट्रोक हो रहा है। मैं पूछना जबकि पाकिस्तान के अंदर जो गर्म इलाके हैं वहाँ 44 डिग्री पे भी उतनी रफ्तार नहीं होती। इसकी वजह यह है कि उनको आदत नहीं होती बॉडी। तो एक फैक्टर के ऊपर आप ये बात नहीं कर सकते कि जी इसकी वजह से होगा। सिमिलरली एक नाजुक आदमी है जिसको हीट की आदत नहीं है, हो सकता है वो 15 मिनट में एग्जॉस्ट हो जाए। एक मजदूर है जिसको आदत है काम करने की, हो सकता है वो 2-3 घंटे ले ले। तो डिपेंड करता है।
तो बहरहाल अगर आपको इब्तिदाई अलामातें मिलना शुरू हो जाएं कि जी अब मुझे शदीद पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, जिससे में कमज़ोरी है, तो आपको जान लेना चाहिए कि अब ये टाइम है कि फ़ौरी तौर पे वो मेहनत तलब काम या जो धूप का एक्सपोजर है वो ख़त्म करके साए में आ जाएं, पानी पी लें, बॉडी को रिप्लेनिश कर लें या बॉडी को आराम दे दें। ये वो टाइम होता है। अगर आपने उस पर भी कंटिन्यू करा या किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं कर पाए तो फिर आप हीट एग्जॉशन से हीट स्ट्रोक में दाखिल हो जाए। अच्छा, तो हीट स्ट्रोक में बंदा मतलब आप कह रहे हैं कि वो फेंट हो जाएगा या उसको वो खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं रहेगा? देखिए, उसमें चूंकि आपका बॉडी थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म खत्म हो गया, तो अब आपका बॉडी का टेम्परेचर सडनली राइज होगा और ये पहुंच जाएगा 104 और या उससे ऊपर। इस पे वैसे ही आपके जो प्रोटीन्स हैं या आपके आज़ा हैं वो काम करना बंद कर देंगे, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्लड प्रेशर इरेटिक हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा, दिल की धड़कन आपकी गिरना शुरू हो जाएगी, गुर्दे काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसी सूरत में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर हीट स्ट्रोक आपका मेंटेन रहा कुछ देर के लिए तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी केमिकल रिएक्शंस होंगे कि आप क्या थोड़ी देर के अंदर इंतकाल भी हो सकता है। इसीलिए लाइफ थ्रेटनिंग, इसीलिए ख़तरनाक है। ओके, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो हीट स्ट्रोक का बुखार है आम बुखार की तरह का ही होता है? जैसे नॉर्मल 104 अगर किसी को जा रहा है या 103 जा रहा है तो बुखार सिमिलर पैटर्न का ही इसमें भी ऑब्जर्व होता है? नॉर्मली बुखार तो होता नहीं है। बुखार तभी होता है जब बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जो आपके बॉडी थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को बताए कि जी मुझे कुछ करना है। जैसे जरासीम आए तो बुखार हुआ। आमतौर पे ये बुखार 100, 101, 102 की रेंज में रहते हैं। इनके साथ पसीना, ठंडक, सब चीज़ें लग रही होती हैं। यहाँ ख़ास बात ये हीट एग्जॉशन कंटिन्यूस होगा, 104 से 106 डिग्री पहुँचेगा और आप बेहोश नींद बेहोश हो जाएंगे। यस, हीट स्ट्रोक के अलावा भी कुछ ऐसे बुखार हैं जो कि 104, 106 पे जा सकते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी। बिल्कुल, उसमें एक्सपोजर टू सन या एक्सपोजर टू हीट नहीं होगा, तो उसकी हिस्ट्री नहीं होती। वो अगर मरीज़ घर पे 106 के साथ आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप याद करें आज से 8-9 साल पहले जब कराची में हीट स्ट्रोक आई थी तो हमारे पास ऐसी बहुत सी ख़वातीन आ रही थी जो घर से आती थी और इसकी वजह ये थी कि छोटे फ्लैट्स हैं, वेंटिलेशन नहीं है और 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं है, तो विदाउट सन एक्सपोजर भी हीट स्ट्रोक हुए। और पानी की कमी भी है क्योंकि फ्लैट्स के अंदर अक्सर पानी का आपको अंदाज़ा है, कराची के अंदर पानी कम आता है। तो ये सारे फैक्टर ही मिल गए, तो वो बाहर नहीं गई, वो ख़वातीन बाहर नहीं गई, लेकिन वो हीट स्ट्रोक के साथ लैंड कर गई। तो यानी घर के अंदर भी हो सकता है अगर वेंटिलेशन नहीं है, टेम्परेचर अच्छा नहीं है, पानी आप नहीं पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ भी हो सकती हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि चूल्हे के आगे काम जो करते हैं क्या उससे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है कि भाई रोटी पका रहे गर्मी में या इस तरह? वो जो ज़िंदगी भर ही काम करता रहे तो उसको तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अगर आप किसी ऐसी जगह है जो तंग है, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हीट एग्जॉस्शन नहीं है, हीट स्ट्रोक नहीं होता, चूल्हा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ करता है। तो अगर आप किसी बंद कमरे में चूल्हा जलाएंगे तो आप तो वैसे भी बेहोश हो सकते हैं क्योंकि वो एक पॉइजनस गैस है। और ख़ासतौर पर अगर आप लकड़ी पे काम करते हैं तो उसके अंदर और होता है। तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हीट एग्जॉशन के लेवल पे आपको रुक जाना चाहिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मैं थक गई हूँ चूल्हे पे काम करते हुए, अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए या किसी और को काम देना चाहिए या थोड़ा वक्फा ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने हम ख़वातीन के लिए कोई रियायत नहीं की रोटी पकाने से। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों के अंदर कौन सी एजेस, जैसे हमने कहा छोटे बच्चों में और ओल्ड एज वाले तो हैं ही वल्नरेबल, इसके अलावा मतलब क्या टीनेजर्स या मिडिल एज ये भी ज़्यादा वल्नरेबल? देखिए, किसी को भी हो सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, किसी को भी हो सकता है। एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त पे डिपेंड करता है, आपकी आदत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी आदत नहीं है धूप में घूमने की और आपने कोई मेहनत तलब काम शदीद धूप में कर लिया तो आपको हो जाएगा। फिर आपकी एज इससे ताल्लुक़ नहीं रखती। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट होता है कि अगर कोई ऐसा फेंटेड पेशेंट को हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं तो कोई टेस्ट किया जाएगा? या क्योंकि अगर कोई बेहोश हो गया रोड साइड पे, हमें नहीं पता उसकी हिस्ट्री कितनी देर का एक्सपोजर है या इस तरह है, तो फिर क्या किस तरह? देखिए, अगर कोई बेहोश आया तो वैसे तो इसकी हिस्ट्री क्लिनिकली होती है, मतलब पेशेंट बताता है 104, 106 डिग्री का आपके पास फीवर होता है तो बॉडी में जो मैकेनिज्म ख़राब होना शुरू होता है हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। लाइक आपने इलेक्ट्रोलाइट्स करे, आपने CBC करा तो आपको वाइट सेल काउंट मिलते हैं, वो जो बढ़े हुए होंगे, जो रिएक्शनरी होंगे,
या आप बाकी किडनी के टेस्ट करते हैं, लिवर टेस्ट करते हैं, तब वो ख़राब मिलना शुरू हो जाते हैं। जितना जितना टाइम हीट स्ट्रोक में गुजरता जाएगा आपके आज़ा ख़राब होते जाते हैं। यकीनन टेस्ट होते हैं, लेकिन इसका डायग्नोसिस का डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है, वो आज़ा की ख़राबी के लिए किए जाते हैं। ओके। डायरेक्ट टेस्टिंग आपके पास हिस्ट्री होगी, पेशेंट का 104-106 डिग्री का फीवर होगा जो उतर नहीं रहा होगा और बेहोशी नींद बेहोशी होगी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के अंदर हम ये अलामात देखें तो फौरी तौर पे एज अ मतलब कि हम वहाँ खड़े हैं तो हम उसको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? लेकिन फौरी तौर पे तो उसको साए में लेकर आ जाए। ओके। और उसके कपड़ों को ढीला करें या जितना एक्सपोज कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप और फर्स्ट एड के अंदर तो आप यही कर सकते हैं। और अगर वो होश में है तो उसको पानी पिला दीजिए। अगर बंदा बेहोश है तो फिर पानी मत पिलाइएगा, क्योंकि उस सूरत में एस्पिरेशन यानी गज़ा के बजाय सांस की नाली में जाने का सिलसिला हो सकता है। फिर जैसे आप अस्पताल जाते हैं तो जिसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो इमर्जन है, यानी आप पेशेंट को ठंडे पानी के अंदर डाल दें, यानी टब में डाल दें। और अगर वो बेहोश है तो इस बात का ख्याल रखें कि उसकी सांस की नाली जो है वो ओपन रहे। दूसरे तरीका फ़र्ज़ करने कि अगर किसी अस्पताल के अंदर भी ये रूटीन ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरा होता है इवेपोरेटिव मेथड, जिसके अंदर आप बॉडी का मैक्सिमम एक्सपोज कर देते हैं और बॉडी पे ठंडे पानी का स्प्रे करते हैं, या बार बार जो है वो पानी से बॉडी के ऊपर जो है वो छोटी फिल्म बना देते हैं ताकि पानी इवेपोरेट होता रहे और वो एक्सेसिव हीट लेके जाता रहे। यह अमल आपको तब तक करना है जब तक कि बुखार नॉर्मल ना हो जाए। इस बीच में आपको आईवी लाइन लेनी है, कोल्ड सलाइन देना है, नमकियात देनी है, और जो प्रॉब्लम भी आप आइडेंटिफाई करते हैं टेस्टों में उनको हल करना है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या हॉस्पिटलाइजेशन में ही अवेलेबल होता है, घर पे, या इस तरह जैसे कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ बड़े अस्पताल नहीं है, गाँव हो या इस साइड पे, तो वो लोग क्या? देखिए, हीट एग्जॉशन तक तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। हीट स्ट्रोक के लिए आपको एक मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए होती है। अब डिपेंड करता है कि आप अगर जैसे बता रही तो वहाँ कोई बेसिक हेल्थ यूनिट होगा। बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर तो मेरे ख्याल से इसका इलाज नहीं हो सकता, उसको बहरहाल इससे अबव या कोई तहसील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको रेफर करना पड़ेगा, वहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। वहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक के अंदर फिर आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पेशेंट जैसे हीट स्ट्रोक में चला गया और जब तक उसकी मैनेजमेंट हो रही है या इस तरह हो रहा है, वो रिकवर करते हैं, तो क्या उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं जब वो वापस रिकवर करेगा, या वो अपनी वापस वही रेगुलर लाइफ गुजार सकता है, या कुछ पेचीदगियाँ डेवलप हो जाएंगी लाइफ में? डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी उम्र का शख्स है और उसको पहले से बीमारियाँ हैं और हीट स्ट्रोक ने उसके आज़ा को ख़राब कर दिया है तो यकीनन वो ख़राबियाँ फिर दायमी होंगी, फिर वो रहेंगी, फिर वो रहती हैं। अगर वो बर वक्त आ गया है और हीट स्ट्रोक का इलाज भी हो गया है, उसके आज़ा पहले से तंदुरुस्त हैं, तो यकीनन वो 0% रेमनेंट के साथ भी जा सकता है। तो ये केस टू केस वेरी करता है कितनी देर में आपको मेडिकल मैनेजमेंट मिली और आप जिस हालत में आए थे या जहाँ से काम शुरू किया गया था और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड कैसे किया था, इस पर डिपेंड करता है। इसमें अमवात भी होती हैं, तो वो उसकी वजह यही होती है कि आप जब मैनेजमेंट करते हैं तो आइदर इट इज़ टू लेट, या तो वो देर हो चुकी होती है, या आज़ा की ख़राबी का अमल इस नहज तक पहुंच चुका होता है कि आपकी मैनेजमेंट या आपकी ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो पाता। तो ये केस टू केस वेरी करेगा, इसका एक जवाब नहीं हो सकता। अच्छा, इससे बचाव के लिए क्या करें? देखिए, बचाव का बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप गर्मी से बचें। बुनियादी चीज़ गर्मी से बचें, सन एक्सपोजर से बचें, धूप जो तेज़ धूप है। और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, पानी अच्छा पिएं, हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें, मतलब डार्क कपड़े जो है, काले या इस किस्म के कपड़े जो है ना वो ना पहने, कपड़े ढीले ढाले हों, सर को ढाँप के चलें अगर आपको धूप में जाना है। और अपने अतराफ़ जो लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो उसको भी अवॉइड करें क्योंकि वहाँ भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो बुनियादी बातें एक आदमी गर्मी से बचने के लिए करता है वो उसको करते रहना चाहिए, अपनी लिमिट को नहीं आजमाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग मजबूरी में या कुछ जज्बात में अपनी लिमिट आजमाते हैं, तो वो लिमिट ना आजमाएं, और अगर लिमिट आ गई है तो उसको जल्दी पहचान लें और रुक जाएं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि लिमिट किस तरह आइडेंटिफाई करें, क्या सिम्टम्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग वैसे ही ऑलरेडी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या किडनी की डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो उन्हें कोई एक्सेसिव एहतियाती तदाबीर हैं उनके लिए? देखिए, जो डायबिटिक्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं, उनकी तो एहतियात वैसे ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको पानी कम पीने को कहा जाता है। उनको दवाएं ऐसी दी जाती हैं जो डाययूरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाएं होती हैं,
तो अगर उनके शेड्यूल के अंदर मॉर्निंग में डायूरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाएं हैं और उनको बाहर जाना है, तो बेहतर है कि या तो बाहर ना जाएं या उन दवाओं को डिले कर दें। अगर आप वो दवाएं लेकर धूप में एक्सपोज करेंगे तो उनका टाइम लिमिट किसी आम आदमी के मुकाबले में हीट एग्जॉशन का जल्दी आ जाएगा। तो हर इंसान को आइडियली अपने आप को पहचानना चाहिए कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है और जिस नौइयत की वो दवाएं ले रहा है उस नौइयत के साथ वो कैसे जाएगा। हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हार्ट पेशेंट है, जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन या जिसकी दिल की पंप करने की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल नहीं है, कम है, डॉक्टर ने उसको वैसे भी ज़्यादा पानी पीने से मना किया हुआ है कि वो धूप में खुलेआम या पिकनिक्स पे या किसी भी स्पॉट्स पे जाए शदीद गर्मी के अंदर, उसको तो वैसे ही रुकना है। जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर हैं या जिनकी किडनी ख़राब हो रही है, ये क्रेटिनिन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रहा है, और जिनको डॉक्टर्स ने एहतियातन पानी कम पीने की और डायरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाएँ दी हुई हैं, उनको वैसे ही रुकना है। सेम गोज़ विद लिवर डिजीज़ भी। तो जो पेशेंट्स हैं और जिनको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको तो वैसे ही रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं तो उन्होंने एहतियात करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई सन के टाइमिंग्स भी है कि भाई सुबह 12 बजे तक आप ना निकलें या 3 बजे तक ना निकलें? कोई स्पेसिफिक सन की वेव्स के हिसाब से कि कितने बजे तक एहतियात करें? सन की वेव्स का जो काम तो चलते रहते हैं ना। सन की वेव्स का ताल्लुक देखिए हीट से स्ट्रोक से डायरेक्ट नहीं है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप अगर बहुत एक ह्यूमिड डे है और सूरज निकल रहा है तो सुबह 9 बजे भी हो सकता है, शाम 5 बजे भी हो सकता है। वैसे अगर आप सन एक्सपोजर की बात करते हैं तो हम उसको फिर रेस की बात अगर लें तो विटामिन डी के बारे में कहा जाता है कि जी वो सन से बनता है। जी। तो लोग धूप में बैठ जाते हैं। तो उस पर मैं बता दूं कि वो विटामिन डी सुबह 10 से पहले और शाम 4 के बाद वाली धूप में बनता है। तो जिनका विटामिन डी है वो दोपहर 12 बजे जाके बैठ जाएंगे जी विटामिन डी बनेगा, तो वो गलत है। और वो सन एक्सपोजर फिर उनको हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक में ले जा सकता है। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आपको स्किन कैंसर और मेलानोमा और बाकी चीज़ों में मुब्तला करती हैं। तो आइडियल तो यही है कि आप जो शदीद गर्मी वाला पीरियड है लाइक सुबह 10 से शाम 4 बजे वाला, इसमें तो बिल्कुल अवॉइड करें या कम से कम एक्सपोजर लें। और जो बाकी धूप है अगर आप विटामिन डी के लिए लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लें, लेकिन फिर ये जहन में रखिएगा आपकी कैपेसिटी कितनी है, मौसम कितना ह्यूमिड है, आपने पानी कितना पिया हुआ है, उसी हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे हीट एग्जॉशन पे आपका पहुंचने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जून का महीना अभी कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हीट स्ट्रोक का एक्सपेक्टेड है, तो क्या रात में भी हो सकता है ये हीट स्ट्रोक गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से? देखिए गर्म जगह हो और ह्यूमिडिटी हो और वेंटिलेशन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे थे कि ख़वातीन फ्लैट से आ रही थी, तो यकीनन वो उस रात वाले पीरियड में ही आई, तो यकीनन रात में भी हो सकता है। अगर आप एज ए एम्प्लॉयर हैं या आपके पास कोई भी नौकर हैं तो उनका भी ख्याल करें, और अगर उनको देखें कि उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो उनको ब्रेक्स दें या इस तरह करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सब एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। सूरज की गर्मी को तो हम कम नहीं कर सकते। बाकी गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।